ज़रूरी नहीं कि आपका पोर्टफोलियो आपने 2 लाख लगाए कि 10 लाख हो जाएगा। आपने 2 लाख भी लगाए ना, अगर 2.5 लाख भी कर दिए तो बहुत बड़ी बात है ये। वो शेयर को ऊपर और शेयर को नीचे ले जा सकते हैं। तो उसमें ही हमें मौका ढूंढना है और उस मौके की तलाश है कि बारिश बहुत आ रही है आज। उस 85 पैसे का ये शेयर है सर, और इसके अंदर काफ़ी लोग ना सालों से पड़े हुए हैं कि भाई ये कब जल्दी से ऊपर जाए। एक तरफ जहां हमें देखने को केंद्रित कर रहे हैं, मन से उस ध्यान को केंद्रित करना और इधर उधर की जो भी चीज़ें आपको नेगेटिव लगती है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपने पर लगे हुए हैं। ऑपरेटर हो, हम उनसे जीत नहीं सकते। हमारे कुछ पैसों से कुछ भी मार्केट का होने वाला नहीं है। शिना भी ऊपर जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब एमआरएफ के शेयर को देख लो, और शेयर इतना नीचे भी जा सकता है कि वो शेयर ख़त्म भी हो सकता है। ये भी आपको समझना है, जीतना नहीं है। और अगर आपने सोचा कि मैं शेयर मार्केट में शेयरों से जीतूंगा, तो ध्यान रखना, हम हर बार शेयर मार्केट में धोखा ही खाएंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे एक शेयर की जो टावरों के क्षेत्र में हमें लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिस कंपनी का नाम है GTL इंफ्रा। और काफ़ी लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं और काफ़ी लोग इसके अंदर सोच रहे हैं कि यही शेयर हमें बहुत अच्छा करके जाएगा। तो इस शेयर के बारे में भी आज हम समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या इस शेयर में हमें कुछ उज्ज्वलता दिख रही है या फिर ये शेयर हमें इसी तरीके से सालों से जो रुला रहा है आगे भी ये रुलाता रहेगा। तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले हमें एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बात है सर कि शेयरों से हमें जीतना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना कि खासकर पेनी स्टॉक से आपको बिल्कुल भी जीतना नहीं है। और अगर आपने सोचा कि मैं शेयर मार्केट में शेयरों से जीतूंगा, तो ध्यान रखना, हम हर बार शेयर मार्केट में धोखा ही खाएंगे। हमें करना क्या है, हमें प्रतीक्षा करनी है और अपनी एनालाइज पर विश्वास करके उसके अंदर धैर्य देकर फिर अपने प्रॉफिट की मंशा को देखना है। ये शेयर मार्केट का जो भी ज्ञान है किसी को आज तक समझ नहीं आया, पर धैर्य से जिसने भी इस गेम को समझा उसको समझ में आ रहा है कि शेयर कितना भी ऊपर जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब एमआरएफ के शेयर को देख लो, और शेयर इतना नीचे भी जा सकता है कि वो शेयर ख़त्म भी हो सकता है। ये भी आपको समझना है कि कई कंपनियां जो हैं दिवालिया भी हो चुकी हैं। वो सारा का सारा कंपनी में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो उनके ऊपर कर्ज ज़्यादा हो गया, काम नहीं चल रहा, मैनेजमेंट ख़राब है, एक कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी चीज़ों का ध्यान कंपनी जो रखती है, और एक एक करके पॉइंट जो उसके कम होते जाते हैं, चाहे वो सेल्स हो, मैनेजमेंट ख़राब हो, तो धीरे धीरे उस कंपनी पे भी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। और समय के अनुसार अपने को देखना हमें चाहिए कि शेयर मार्केट में हमें जीतना नहीं है भाई। और अगर हमने शेयर मार्केट में जीतने वाले पहलू बनाए कि शेयर से हम जीतेंगे, और मैंने बताया ना आपको कि खासकर पेनी स्टॉक से धोखा ही होने वाला है, और इस धोखे को आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये लक्ष्मण जो नाम है ना, राम के भाई लक्ष्मण, ये जो नाम का महत्व है ना सर, कि लक्ष्मण यानी कि अपने मन के लक्ष्य को पकड़ना, यानी कि जिस भी टारगेट को आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मन से उस ध्यान को केंद्रित करना, और इधर उधर की जो भी चीज़ें आपको नेगेटिव लगती है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। तो लक्ष्मण का नाम का अर्थ ये है, इसलिए मैंने एक सत्संग सुना था और मैंने सोचा कि ये आपको बताया जाए कि अगर हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं तो वो अपने मन को, ध्यान को केंद्रित करके ही कर सकते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य को पहचानना है और अपने मन को भी वहीं पर केंद्रित करना है सर। ध्यान रखना, इस मार्केट में एक दूसरे को सब हराने पर लगे हुए हैं। ऑपरेटर हो, हम उनसे जीत नहीं सकते। हमारे कुछ पैसों से कुछ भी मार्केट का होने वाला नहीं है। जो भी हम शेयर खरीदते हैं उससे कोई कैंडल पर असर पड़ने वाला नहीं है,
पड़ता कब है कि जब भारी भारी क्वांटिटी कोई ऑपरेटर लगाता है तब पड़ता है। तो इसलिए हम उन बड़े खिलाड़ियों के साथ दौड़ रहे हैं जो हमारे साथ कभी भी वो शेयर को ऊपर और शेयर को नीचे ले जा सकते हैं। तो उसमें ही हमें मौका ढूंढना है और उस मौके की तलाश है कि बारिश बहुत आ रही है आज, उस मौके की तलाश है सर कि शेयर से हमें जीतना नहीं है बल्कि शेयरों में हमें अपना प्रॉफिट के विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप जो है ट्रेनमैन जो एक ऐप आता है उसको वो खरीदने वाले हैं। यहीं पर एक नई दृष्टि देखने को मिली कि IRCTC जिस तरीके से ऐसा ही वर्क करती है कि उसके बिजनेस पर कुछ इफेक्ट ना पड़े। विपक्ष कांग्रेस की तरफ से भी इस पर सवाल उठाए गए थे। पहले सुनने में ये आया था कि अडानी 100% की हिस्सेदारी उस कंपनी में खरीदेंगे, लेकिन अब देखने को हमें मिला है कि 30% की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप ने, अडानी इंटरप्राइजेज ने ट्रेनमैन में खरीद ली है। तो ये एक विशेष तौर पर आपको बताना है कि अडानी ग्रुप जिस तरीके से हिडनबर्ग की चीज़ों से उलझ रहे हैं, अपने कर्ज को पूरा करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है कि अडानी जी अपने साइड में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म को ख़रीदने की चीज़ें हों या फिर अपने झारखंड वाले प्लांट को चलाने की जो पावर जो बांग्लादेश में देंगे उसके लिए हो, तो निरंतर वो काम कर रहे हैं। तो सारी परिस्थितियों को आपको समझना चाहिए कि अडानी ग्रुप पर हमें विशेष तौर पर अपने शेयरों को बचाना है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हाथों से जिस तरीके से शेयर गिरावट की ओर लिए जा रहे हैं, ये आपको समझना है कि अडानी ग्रुप मजबूत है और आगे जाकर अच्छा वर्क वो करेगा ही करेगा, ये आप समझ लेना सर। अब बात करते हैं सर टाटा स्टील की, और टाटा स्टील की बात इसलिए भी करेंगे कि इनका जो मेगा मर्जर होने वाला है, जो अपने साथ ये 7 कंपनियों को अपने साथ मिलाएंगे, फिर एक कारोबार को ये अच्छी मजबूती के साथ आगे तक बढ़ाएंगे। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है सर, और NCLT से इस पक्ष में जो चीज़ें होने वाली हैं उसकी मंजूरी मिल गई है। तो टाटा स्टील सर 10 अगस्त को मीटिंग करने वाला है, जिसके अंदर वो इस तरीके से जो अपनी कंपनी को मर्ज कर रहा है उसके बारे में जो शेयर धारक जो होंगे, जो वोटिंग के जरिए ई-वोटिंग के जरिए अपनी वोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब शेयर धारक जिस तरीके से अब अपनी मंजूरी देंगे उसकी जो मीटिंग होने वाली है 10 अगस्त को होने वाली है। 6 अगस्त से 9 अगस्त तक शेयर धारक अपनी वोटिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आ गई कि टाटा स्टील यहाँ से बड़ी रणनीतियों के साथ मजबूत की तरफ मिलेगा। आपको हमेशा ध्यान ये रखना है सर कि टाटा स्टील अपना काम इंडिया में और बाहर के देश में भी करता है। जिस तरीके से यूके का बिजनेस एक संकट के ऊपर चल रहा है और उसी के अनुसार ही आपको शेयर प्राइस भी कभी नीचे कभी ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि यूके का बिजनेस इनका वहाँ चलेगा नहीं चलेगा इसमें भी अभी असमंजस है सर। लेकिन टाटा स्टील यूके की गवर्नमेंट से वहाँ पर बात कर रहा है और देखना चाह रहा है कि बातचीत के नतीजों से जो टाटा स्टील चाहता है क्या वो वहाँ की सरकार इसको देने के पक्ष में है, और अगर ये चीज़ हो जाती है तो टाटा स्टील वहाँ से भी मजबूत होगा। तो इस पर भी जल्दी कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए सर कि टाटा स्टील वंदे भारत ट्रेन के लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट भी कर रहा है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है कि उस लक्ष्य को भी ये पूरा कर रहा है जो हमारे देश में आजकल ज़्यादा चलन में आ रहा है कि वह वंदे भारत ट्रेन कौन कौन बनाएगा, ये आपको देखने को भी मिला है। तो सारी परिस्थितियों को समझिए कि यूके के बिजनेस पर भी जल्दी ही कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन उससे पहले जो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मेगा मर्जर हो रहा है इसकी मीटिंग जो होने वाली है 10 अगस्त को होने वाली है, फिर वहाँ पर बताया जाएगा कि ये चीज़ें कब होंगी। तो ध्यान रखिए सर, इसके अंदर बन रहा है होल्ड, और कहीं ना कहीं इसके अंदर जिस तरीके से हम प्रतीक्षा में बैठ गए हैं कि यही शेयर बहुत ऊपर तक जाएगा। तो सर स्प्लिट आने के बाद से ये शेयर जब हुआ है तो ये इतनी तेज़ी के संकेत इसने नहीं दिखाए हैं। आप ध्यान रखना कि जितने भी स्प्लिट होते हैं वो शेयर जल्दी से तेज़ी नहीं दिखाते, लेकिन आपको समझना है कि अगर ये स्प्लिट होने का माध्यम यही है कि ज़्यादा निवेश इसके अंदर आए और ये अपने कारोबार को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं
और इस तरीके से ये अपनी 6 कंपनियों को अपने साथ मिलाएंगे तो वहाँ पर लाजमी इसके अंदर तेज़ी आना संभव है। तो हर एक स्थितियों को आपको चरण बाई चरण समझ कर चलना है। ये नहीं कि सर देखो शुरुआती तौर में जो भी तेज़ी आ जाती है वो ज़रूरी नहीं कि वो तेज़ी निरंतर चलेगी, पर अगर हमारे समझ में आ रहा है कि टाटा स्टील करना क्या चाह रहा है तो वो हमें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अब बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की, और जीटीएल इंफ्रा की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम शेयरों से नहीं जीत सकते, तो ये वैसा ही शेयर है सर। 85 पैसे का ये शेयर है सर, और इसके अंदर काफ़ी लोग ना सालों से पड़े हुए हैं कि भाई ये जल्दी से ऊपर जाए। एक तरफ जहां हमें देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर काफ़ी कम है और वो अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग को ही गिरवी रखकर बैठे हुए हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ दिखा रहा है कि जीटीएल इंफ्रा के जो बढ़ते हुए कदम है अभी वो निगेटिव की तरह है। हमें समझना है कि जिस तरीके से इसके अंदर प्रमोटर जो अभी हाल ही में हैं 3.32% करीब के हैं, एफआईज इसके अंदर 0.14% के हैं, और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा डीआईज, और डीआईज इसके अंदर हैं 45.94%, और इसी के साथ आपको पब्लिक जो देखने को मिलेगी सर 50.60% के इसके अंदर पब्लिक है, यानी कि हम जैसे लोग हैं। मैंने आपको शुरुआती तौर पर कहा था कि इस शेयर हमारे पास सिर्फ 500 से 1000 या 2000 ही शेयर होने चाहिए, और वो इस तरीके से होने चाहिए कि हमने किसी चीज़ को ख़रीद लिया, अब वो रखा गया है बस। मैं आपको इतनी सी एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर काफ़ी लोग लाखों रुपए लगाकर काफ़ी पैसा अपना कम कर चुके हैं। जोखिम वाला ये सर शेयर है, लेकिन अगर आपको देखने को मिले कि इसके अंदर इतने डीआईज क्या कर रहे हैं सर, देखो सर डीआईज जो इसके अंदर हैं 45.94% है, और देखने को मिलेगा अधिकतर इसके अंदर बैंक है, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, कैनरा बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, यूनियन बैंक हो, एसबीआई हो, आईएफसीआई हो, या आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर एलआईसी। तो ये इतने सारे चीज़ें इसके अंदर जो सरकारी और प्राइवेट लेकर बैठे हैं डीआईज, उनको इस कंपनी में दिख क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इन्हीं कंपनियों से इसने ऋण लिया है, और जब ये ऋण को नहीं चुका पाया तो वही चीज़ अब ये इक्विटी के माध्यम से वहाँ पर इनका स्टेक बन गया है। यानी कि अगर कोई बैंक या कोई प्राइवेट बैंक या कंपनी में अपने पैसों के बदले अपना स्टेक ले रही है तो क्या पता इसके अंदर आगे भी उजाले हो सकते हैं। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा कि अगर कंपनी ने इसके अंदर, यानी बैंकों ने, प्राइवेट बैंकों ने, उन्होंने इतनी बड़ी होल्डिंग इसके अंदर रखी क्यों है। सबसे पहला सवाल ये आ जाता है, और अगर इस कंपनी में कुछ नहीं होना होता तो फिर ये कंपनी दिवालिया हो जाती। तो कंपनी में जब इस तरीके से बैंकों ने ऋण के बदले अपने इक्विटी के माध्यम से इसके अंदर जो अपनी होल्डिंग को बनाया है, वो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि आगे जाकर अच्छी हो सकती है। देखो सर एक टाइम पर ये कंपनी बहुत ही बेस्ट थी, जब 2011, 12 और 14 में जब कई ऑपरेटर टेलीकॉम जो बंद हुए हैं और करीब 65,000 किराएदारी का इनका नुकसान हुआ है, इसके अंदर उन ऑपरेटर जो यहाँ से गए हैं उन्होंने 14,000 टावर को इनका नुकसान कराया, यानी कि 14,000 टावर को वो छोड़ के चले गए। यानी कि जो कंपनी बेहतरीन स्थिति के साथ थी, जब टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरसेल आई थी, यहाँ पर आपको देखने को मिला सबसे बड़ा जो दावा कर रही है जीटीएल इंफ्रा, यानी कि सबसे बड़ा ग्राहक इनका एयरसेल था, जो 94% का ये दावा कर रही है कि भाई उनसे उनको हज़ारों करोड़ों रुपए चाहिए। पर ये भी आपको समझना है कि उस पैसों के लिए भी कंपनी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कर रही हैं। तो जब इस तरीके टेलीकॉम जब यहाँ बंद हुए तो इनका काफ़ी नुकसान हुआ साथ। इसी तरीके से ये अपनी जो खाली साइटें थी वो भी कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई है, या कोई चोरी हुई है, या क्षतिग्रस्त हुई है, या उपरोक्तों के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आई है, तो करीब वहाँ पर भी इनको 1171 तो 2011 में इनको नुकसान हुआ है, और वहीं पर 2022 तक 446 जो खाली साइटें थी इनकी टावरों वाली, उसको भी इनका नुकसान हुआ है सर। तो कंपनी काफ़ी संघर्ष के साथ लग रही है। तो यह आपको समझना है कि इसके अंदर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कम शेयरों के साथ लंबी दूरी की चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर डीआईज हैं और वो भी बैंक है अधिकतर,
तो उनको इस कंपनी में सर दिख क्या रहा है? आपको समझना है कि कंपनी की जो सेल हो रही है 378 करोड़ रुपए की हो रही है, और इससे पहले कंपनी की जो सेल थी सर जून क्वार्टर में 360 थी, उसके बाद दिसंबर में भी इनकी 360 थी। इस तरीके से इनकी जो सेल चल रही है वो 360 करोड़ रुपए करीब की चल रही है, लेकिन इस बार इन्होंने 378 करोड़ रुपए का सेल कर दिया है सर। वहीं पर आपको देखने मिलेगा कि जितनी इनकी सेल हो रही है उससे ज़्यादा तो इनका लॉस हो रहा है सर। 756 करोड़ रुपए का कंपनी को लॉस हो रहा है। और जब इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएंगी तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी अभी डूबी हुई हुई है, और इसके अंदर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि भाई टावर लग रहे हैं, टावरों में काम हो रहा है, वो अधिकतर चीज़ें फिर इसकी बैलेंस शीट पर निकल कर नहीं आ रही है। मैंने आपको कहा है कि शेयर मार्केट को सिर्फ प्यार से समझ लो, बिल्कुल प्यार से समझ लो, धैर्य से समझ लो कि जिस कंपनी की सेल ही इतनी हो रही है और उससे ज़्यादा ये अपना लॉस कर रही है, तो कंपनी फिर कहीं ना कहीं कर्जे में डूब रही है, नुकसान में चल रही है। पर आगे जाकर जिस तरीके से इनको कंपनियों से पैसे चाहिए, टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां जो उनसे इनको पैसे चाहिए, अगर वो पैसे वापस की तरफ इनको मिलते हैं तो थोड़ा कुछ इसके अंदर अच्छा हो सकता है। फिर भी जिस तरीके से ये टेलीकॉम सेक्टर को स्थापित करता है, उसका मेंटेनेंस करता है, तो कंपनियों की जो टेलीकॉम कंपनी है उसकी ज़रूरत इस कंपनियों की होगी। आती तौर पर इस कंपनी का काफ़ी बोलबाला था, तो अधिकतर जिस तरीके से BSNL भी टावर लगा रहा है, फिर वोडाफोन आइडिया हो गया, जियो हो गया, और आपका वहीं पर देखने को मिलेगा एयरटेल, तो वहाँ पर सबके टावरों में कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी। अगर ये विशेष तौर पर उनके लिए अच्छा सा और ज़्यादा काम करें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिशा निकल कर आएंगी। तो फिलहाल तो इसके अंदर सर सिर्फ थोड़े से शेयरों को होल्ड करने वाली चीज़ों के अनुसार बन रहा है सर। देखो सर, कोई भी शेयर हमें करोड़पति नहीं बनाएगा जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमारे पास इतना हज़ारों करोड़ों रुपए तो है नहीं कि हम एक एक शेयर से ही, कंपनी से ही लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट ले लेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हम किसी चीज़ को समझने से पहले अपने नुकसान की और अपने प्रॉफिट की जांच हमें पहले करनी चाहिए। जब हमें इन कंपनियों में जो पेनी स्टॉक की वाली कंपनियां हैं, इनकी सेल पर और इनकी विशेषताओं पर जो हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो हमें शुरुआती तौर पर करना चाहिए। फिर भी अगर हम देखते हैं कि कभी कभी कंपनियों के फंडामेंटल भी वर्क नहीं करते, लेकिन उसके शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी के साथ जाते हैं, तो जब इस तरीके की चीज़ें पेनी स्टॉक में होती है कि उसका फंडामेंटल बेकार है, सेल बेकार है, प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस दे रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग ये हो रही वो हो रही है और वो तेज़ी दिखा रहा है, फिर वहाँ लाजमी प्रॉफिट बुक करनी आनी चाहिए। अब आपको मैं समझाता हूँ कि जिस तरीके से ये अच्छे अच्छे जो शेयर होते हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, अगर ये तेज़ी दिखा रहा है तो लाजमी तेज़ी है, क्योंकि ये विश्व स्तर पर काम कर रहा है। आपको समझना है कि लाजमी तेज़ी होगी, इसके अंदर अच्छा कुछ हुआ होगा। तो हमें हर एक पहलू को समझना है कि कंपनी की चीज़ें जो है ना हमें पहले ही बता देती हैं, लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं, वो जो मैं भी सर पहले वीडियो देखा करता था इसी तरीके से, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को उकसाते हैं कि भाई ये पेनी स्टॉक ही आपको करोड़पति बनाएगा, क्योंकि थंबनेल में ऐसी ऐसी चीज़ें जो देखने को मिल जाती हैं कि भाई ख़रीद लो, माल ख़त्म हो जाएगा, 1000 पर शेयर जाएगा। ये क्या तुक है सर इस तरीके का जो वीडियो बनाने का? आपको समझना चाहिए कि जिस कंपनी के बारे में हम जानते हैं, उसका काम को जानते हैं, वो कंपनी कैसी है, किस तरीके से सेल्स कर रही है, अगर उस वजह से हम कंपनी में एंट्री कर रहे हैं तो लाजमी अच्छा है। और अगर हम बिना सोचे समझे किसी के कहने पर अगर हम शेयरों को लें, अधिकतर मैं आपको बता दूं सर कि लोग मेरे से काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर ये शेयर कैसा है, ये शेयर कैसा है। ध्यान रखना, उसमें से 30-40% तो बेकारी शेयरों के बारे में लोग पूछते हैं और जिनका आगे जाकर कोई वजूद नहीं है। तो हमें ऐसी दृष्टि भी बनानी पड़ेगी कि हम समझ लें कि शेयर मार्केट होता क्या है और उसके अंदर काम कैसा होता है। ज़रूरी नहीं कि इस मार्केट से आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। ध्यान रखना मेरी बात, कि ज़रूरी नहीं कि हम शेयर मार्केट में आए तो हम लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। ज़रूरी यह है कि हम अपने पैसे को कब तक के इसके अंदर बचाते हैं और उसको धीरे धीरे से किस तरीके से ऊपर ले जाते हैं। बड़े बड़े निवेशकों के बारे में अगर हम पढ़ें, सोचें, समझें, तो उनका पैसा धैर्य से बना है और उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों का चयन किया है। अगर राकेश झुनझुनवाला जी का पैसा GTL इंफ्रा जैसी कंपनी में होता तो क्या आज वो राकेश झुनझुनवाला होते हैं?
हमें समझना चाहिए कि हमें सिलेक्टेड कंपनी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। भाई हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे हम लॉन्ग तक सिप लगा सकें। ऐसी चीज़ों के बारे में हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि शेयर मार्केट देता ज़रूर पैसा है, लेकिन देने से ज़्यादा ले लेता है अगर हम उसको गलत तरीके से लें। ज़रूरी नहीं कि आपका पोर्टफोलियो आपने 2 लाख लगाए कि 10 लाख हो जाएगा। आपने 2 लाख भी लगाए ना, अगर 2.5 लाख भी कर दिए तो बहुत बड़ी बात है ये, पर वो होगा संयम से। ज़्यादा कमाने की लालसा मार्केट में बिल्कुल ना रखें, होले होले हर चीज़ हो जाएगी, जख्म भी होले होले भर जाता है। तो आज GTL इंफ्रा की वीडियो इसलिए बनाई गई है, इस तथ्यों के अनुसार बनाई गई है कि किसी ने कमेंट किया था कि सर इस कंपनी में क्या दिशाएं दिख रही हैं। देखो सर, एक जो लाजमी इसके अंदर अच्छी चीज़ मुझे लग रही है वो है इसके अंदर DIS का बैठना, जो है बैंक। और बैंक ने जो ऋण दिया था उसके बदले अपना स्टेक लिया है। उतना ज़्यादा स्टेक क्यों बैंकों ने लिया है ये भी समझना है। और अगर ये कंपनी बर्बाद होती तो बैंक पहले ही से दिवालिया कर देते। देखा आपने को मिला कि कभी SBI किसी कंपनी को NCLT में ले गया है जी दिवालिया करने के लिए, कि देखने को हमें मिला है ना। तो यहाँ से ये दिशा दिख रही है सर। और आपको ये भी समझना है कि बैंक तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेच बाच के अपने दिवालिया के बाद भी पैसा ले लेगा, ये भी आपको समझना है। तो हमें बिल्कुल भी अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद नहीं करना है कि आस में हम किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं। तो GTL इंफ्रा मेरे हिसाब से जिस पे ज़्यादा पैसा है, सिर्फ 5,000 शेयर से ज़्यादा लेने वाले शेयर नहीं है ये, और ना 500, 1000, 2000 ही बहुत है सर, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो टाटा स्टील अपनी जिस तरीके से 10 अगस्त को मर्जर वाली मीटिंग करने वाला है, उससे आपको समझना है कि टाटा स्टील के पंख जो हैं जल्दी ही सुनहरे चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे, पर वो होगा स्टेप बाय स्टेप, किसी की बातों में हमें नहीं आना है। अडानी ग्रुप जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कई संकटों में उलझा हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो कर्ज को कम कर रहा है, अपनी हिस्सेदारी को बेच रहा है, अपने प्लांट से बांग्लादेश में बिजली भेजने की चीज़ें में कर रहा है, और अब इसने ट्रेंडमैन में जिस तरीके से 30% की हिस्सेदारी ली है, कि अब ये दिखा रहा है कि अडानी जी अपना निरंतर काम कर रहे हैं, बस हम ही शेयरों को लेके उलझ रहे हैं। तो अगर आपको अडानी जी के शेयरों के काम पसंद है तो तब जाकर आप वहाँ से पैसा कमाएंगे। तो धैर्य इसके अंदर हमें देना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूँ GTL इंफ्रा के शेयरों में ज़्यादा इन्वॉल्व हमें नहीं होना है। अगर ये कुछ अच्छा करते हैं तो सबसे पहले बैंकों का अच्छा होगा, जो इसके अंदर इतने सारे बैठे हैं। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।